जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 30 क्वेश्चंस आपके मैथ के पूछे जाते हैं। उसमें दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, सिंपल जो मैथ होती है आपको सॉल्व करने वाली, और 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस मैथ के डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर दोस्तों क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे दोस्तों आपको ये पता लगेगा कि मैथ में सीटेट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ से दोस्तों आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके मैं पेडागोजी के कराने वाला हूं, और 15 क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपके थ्योरेटिकल होंगे, जो कि उसमें हमें सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैथ का दोस्तों सेकंड भाग होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। अब दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो विपरीत फलकें होती हैं उनका जो योगफल है वो 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। अब आपको दोस्तों जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिखें तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फलकें होती हैं ये पासे की अपोजिट फलकें होती हैं, विपरीत फलकें होती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर दोस्तों 3 का 6 देखते हैं, 2 और 1, 2 + 1 क्या 7 बन रहा, तो नहीं बन रहा, तो ए ऑप्शन दोस्तों कट हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 3 + 4 ये वाला हो जाएगा, 3 + 4, तो 3 और +4 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से 2 + 5 करेंगे, 2 + 5 करेंगे तब भी दोस्तों आपका 7 बन जाएगा, और 1 + 6 करेंगे तब भी दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है तो सी और डी दोस्तों गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखें तो आपको ऑप्शन से करना है, आपके इजीली वहाँ पर क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर भी वहाँ पर आप टिक कर पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों मैथ पेडागोजी का है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना दोस्तों डैश में शामिल है। किस में शामिल है, अनुमान लगाना, बी ऑप्शन है व्यापक, सी है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या फिर डी ऑप्शन है क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो दोस्तों यहाँ पर जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो गणित जो करने की युक्ति होती है कि सवाल हल करना जो होता है वो क्रियाकलाप आधारित दोस्तों होता है, एक्टिविटी आधारित होता है। तो यहाँ पर हमें क्रियाकलाप आधारित उपागम दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है। तो प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, दोस्तों आकार मतलब साइज और स्थान स्पेस को कहते हैं, कि समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। अब दोस्तों पहले आकार आपको करना है, फिर स्थान, कि मतलब कोई भी शेप का कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर आपको वर्ग समझाना है तो वर्ग कैसे आकार का होता है, फिर दोस्तों उसका स्थान कैसे होता है, कितना वो स्थान घेरता है, अगर उसकी समझ आपको विकसित करनी है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला है इसमें लिखा गया है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, बी है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, सी है कि 2D आकारों को छांटना, और डी ऑप्शन है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो दोस्तों इनको आपको सीक्वेंस से करना है कि ए बी सी डी में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 2D आकारों को छांटना है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आप जो सी है इसका वो पहले नंबर पर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि किसमें सी आ रहा है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी, क्योंकि इसमें सी पहले नंबर पे नहीं आ रहा है। तो ए और सी में से कोई एक हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है
कि दूसरे नंबर पर दोस्तों उसका 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो यहाँ पर फिर ए ऑप्शन हो जाएगा दूसरे पे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर डी और बी, डी क्या है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए वर्णन करना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है कि 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब दोस्तों गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है कि सन्नाहक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक देना, या फिर प्रगति पत्रक को भरना। तो दोस्तों जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब बच्चों को, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी फार्मूला यहाँ पर आपने सिखाया बच्चों को, तो आपको वहाँ पर जब परीक्षण लेना है, उनका तुरंत से आकलन करना है, तो ये देखना है कि बच्चा कोई रिक्त तो बीच में भूल तो नहीं रहा है, कोई स्टेप वो भूल तो नहीं रहा है। अगर वो भूल रहा है तो उसका दोस्तों फिर से निराकरण आपको करना है, फिर से समझाना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, कि वो कोई स्टेप भूल रहा है तो उसको आप जान करके, उसकी रिक्तियों को जान करके उसका फिर से सलूशन करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटाना है। मतलब उसको जोड़ना और घटाने में दोस्तों डिफरेंस नहीं अभी पता चल रहा है। मैं गुणा करूं या भाग, मतलब कि जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वही उसको दोस्तों नहीं पता है। जो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और दोस्तों भाग करना, ये दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। सी ऑप्शन है कि राजा को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और डी ऑप्शन है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो दोस्तों यहाँ जो 35 क्वेश्चन है वो डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं की संक्रियाओं को ही दोस्तों ऑपरेशंस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है आपको कि राजन दोस्तों संक्रियाओं को भी नहीं समझ पा रहा है कि उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग करना है, तो यही वो नहीं जान पाता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताना है। इसका दोस्तों क्या बताना है, परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है। दोस्तों परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, आपको याद रखना है, पेरीमीटर कहते हैं। और दोस्तों पेरीमीटर ही आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या है कि आपको D1 मतलब कि समचतुर्भुज का विकर्ण मतलब D1 आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, और दोस्तों D2 जो है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आपको D1 और D2 गिवन है। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा का क्या फार्मूला होता है कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर होता है 1/2 रूट में दोस्तों D1 का स्क्वायर होता है प्लस D2 का स्क्वायर होता है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा हाफ रूट ओवर D1 कितना है दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। भुजा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हाफ हो जाएगा 1/2। 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है और प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। 64 और 36 जब जोड़ेंगे तो रूट ओवर 100 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा रूट में 100, और 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है दोस्तों, क्योंकि 10 गुणे 10 होता है। देखो यहाँ से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, 10 गुणे 10 दोस्तों 100 होता है। और जब भी कोई चीज़ रूट में होती है तो उसका जो जोड़ा होता है वो एक बाहर आ जाता है, तो 1/2, और इसमें से 10 एक बाहर आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से आप काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा। तो दोस्तों भुजा यहाँ से कितनी आ गई है, आपकी भुजा आ गई दोस्तों यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा मतलब 4 इंटू साइड होता है। तो 4 गुणे भुजा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा का मतलब 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से
सॉल्व कर लिया था। तो 4 की जब 5 से मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 होता है। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर किस में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाए हैं यहाँ पर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर सीटेट की पूरी तैयारी आपकी करा रहा हूँ। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से दोस्तों जो गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको कोई नहीं कराता है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि मुझे मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं वहाँ पर आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों किससे शुरुआत कर सकता है, अगर उसको एरिया की अवधारणा मतलब कि क्षेत्रफल की अवधारणा से बच्चों को परिचित कराना हो। तो ए ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। दोस्तों सूत्र तो बच्चों को कभी भी याद ही नहीं कराना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दैनिक जो चीज़ें होती हैं, जो उसकी दैनिक रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उनसे आप उसको वस्तुओं का विभिन्न अलग अलग क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए उनकी आकृतियों को आप दिखा रहे हैं। तो ये दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब दैनिक चीज़ें या जिससे वो पहले से परिचित है, अगर आप उनको वहाँ पर उससे आप उसको परिचित कराएंगे, क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाएंगे, तो वहाँ पर वो अच्छे से सीख पाएगा और दोस्तों उसका जो लर्निंग पावर होगा वो 100% होगा। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी और डी भी दोस्तों गलत हो जाएगा। अब देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। दोस्तों एनसीएफ 2005 क्या मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक जो तरीका होता है वो निश्चित तरीका है। दोस्तों दिए गए कथन में से एक कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। दोस्तों क्या नहीं करता, यहाँ पर नहीं है तो आपको निगेटिव ऑप्शन पे टिक लगाना है। ए ऑप्शन है आंशिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देखो दोस्तों यहाँ पर यही आ गया है कि निर्धारित सूत्र बताना, सूत्र तो निगेटिव ऑप्शन है, तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन बी। देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, ये दोस्तों पॉजिटिव ऑप्शन है तो नहीं होगा। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास और दोस्तों उसे पढ़ाने की विधि, तो ए ऑप्शन ही दोस्तों 38 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं करता है, तो यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 38 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक से दोस्तों ये जो चित्र बना है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। दोस्तों क्या कहा गया है कि शिक्षक जो है कक्षा में इस तरीके का एक फिगर बना देता है, उस पे 1/8 उसको निरूपित करना है, बच्चों के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण दोस्तों गलत होगा। अब इसमें यहाँ पर गलत पूछा है, तो अब आपको देखना है कि किसमें 8 बराबर खाने नहीं है। अब दोस्तों गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये दोस्तों 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये तो सही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत पूछा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी दोस्तों 8 खाने हैं, तो ये भी नहीं होगा। सी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, दोस्तों इसमें 8 नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी दोस्तों 8 होंगे, 1 2 3 4 और 4 दोस्तों इधर 5 6 7 और 8, तो इस तरीके से दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 ही दोस्तों खाने हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ये संख्या लिखी है को पढ़ा जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यूनिट डिजिट से इकाई के अंक से पढ़ा जाता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दोस्तों लाख है, तो यहाँ पर कितना है 4,07,928 है। अब दोस्तों ये देखना है कि 4,07,928 ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। दोस्तों कैसे लगाना है कि माप की आपको अवधारणा समझानी है बच्चों को, ये आपको ध्यान रखना है कि माप की अवधारणा समझानी है और उनको दोस्तों क्रम से लगाना है। तो ए ऑप्शन में क्या है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी ऑप्शन है कि शिक्षार्थी मीट्री मतलब मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आपको क्रम से लगाना है। तो क्रम से दोस्तों लगाने के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सी ऑप्शन आ जाएगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो इजी मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर दोस्तों बी हो जाएगा कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी उनको सारी चीज़ें पता नहीं है, तो वो हो सकता है जो मानक इकाई ना हो उसका भी वो प्रयोग कर लें। तो 2 हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से। तो सी और बी दोस्तों अब हमें देखना है किस में मिल रहा है। तो ए में नहीं मिल रहा है, सी में भी नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं, दोस्तों डी में मिल रहा है। तो यहाँ पर सी बी और ए इसके बाद आएगा। तो ए देख लेते हैं, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों जब शिक्षार्थी क्या होंगे कि टीचर के द्वारा समझाया जाएगा कि नहीं ये मानक इकाई होती है, तो वहाँ पर वो समझ जाएंगे कि मानक इकाइयाँ क्या होती हैं। तो वहाँ पर वो अच्छी तरीके से मानक इकाई प्रयोग करने लगेंगे। और दोस्तों चौथे नंबर पर आ जाएगा कि शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझने लगेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक ऑपरेटर, दोस्तों ये जो फिगर बना हुआ है इस तरीके को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। दोस्तों किस तरीके से परिभाषित किया जाए, अब आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखना है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पर जो n और दोस्तों ये जो फिगर बना 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखना है कि 4 और ये दोस्तों फिगर बना हुआ है सर्कल, उसमें 4 खाने और 3 है। तो दोस्तों यहीं से देखते हैं कि 4, 5 और 6 मतलब कि यहाँ इसको अगर हम n मान लें तो ये दोस्तों n है, फिर प्लस का n+1 है, फिर दोस्तों क्या है n+2 है दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना है कि कैसे सीक्वेंस चल रहा है, n+1 n+2 के हिसाब से चल रहा है। तो आपको क्या करना है n+8 रखना है यहाँ पर। तो क्या करना है कि 8 नंबर आ रहा है ना, तो सबसे पहले 8n हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर जोड़िए तो बराबर में क्या आ जाएगा 8n आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, जो भी यहाँ पर होता है उसके बाद से, मतलब कि यहाँ पर जैसे 4 है और गुणे यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 गुणे 3 हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल में आप जोड़ेंगे बराबर के बाद का ये जोड़ेंगे तो दोस्तों 5 गुणे 3 के हिसाब से हो रहा। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि जो भी नंबर दिया गया उसमें एक ऐड करके और फिर दोस्तों यहाँ से गुणा की जाती है। तो यहाँ पर देखना है कि एक नंबर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है दोस्तों, यहाँ 5 है, 4 है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है 7 गुणे दोस्तों 4 कर लेना है, तो 28 बाद में होना चाहिए। तो 8n+28 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, बच्चों की सहायता करना है और क्लास में उनसे डिस्कस करना है कि लुढ़कती और फिसलती वस्तुएं कैसी हैं। तो इन सभी के बारे में स्रोत दोस्तों ये क्या है कि गणित के जादू जो 2nd क्लास की NCERT है वहाँ से दोस्तों ये उठाया गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि NCERT की कक्षा 2nd की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने के लिए शिक्षक की सहायता करते हैं कि ऑप्शन दोस्तों है कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। बी ऑप्शन है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। सी ऑप्शन है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। और डी ऑप्शन है कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो जो दोस्तों जो 43 क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जो निर्देशन है उसमें संपूरित जो चर्चाएं होती हैं विद्यार्थियों के साथ
जो संकल्पनाएं होती हैं उनको बेहतर तरीके से समझना चाहिए और उसमें बच्चों को समझने में और टीचर को समझाने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए दोस्तों क्या जरूरी है। ए ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होनी चाहिए, अधिकतर सूत्रों को याद कराना, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी सवालों को हल कराना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। डी ऑप्शन है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना, बिल्कुल सही है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही होगा कि सभी अवधारणाओं को पहले वो समझे, उसके बाद वहाँ पर जो दैनिक चीज़ें हों उन पर लागू करके बच्चों को समझाए और उसमें संबंध बताए। तो यही दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों से के भार से कितना दोस्तों अधिक है। तो इस तरीके के ही दोस्तों क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ आपके सीटेट में दोस्तों नहीं आते हैं क्वेश्चन। आपको अगर बेसिक चीज़ें अगर यही आप प्रीवियस ईयर ही कर लेंगे तो इन्हीं तरीकों से आपको मेथड सारे पता चल जाएंगे। आपको पहले मैथ नहीं भी आती होगी तब भी आप वहाँ 30 में 25 प्लस आप कर लेंगे स्कोर, ये दोस्तों मैं ज़रूर गारंटी लेता हूँ। अगर आप मेरी ये मैथ की पूरी सीरीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की देखेंगे तो आप आसानी से वहाँ 25 से 28 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, ये दोस्तों मैं ज़रूर गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भार कितना है। दोस्तों आमों का भार कितना है, तो आमों का भार दोस्तों है, आमों का भार यहाँ पर दोस्तों कितना है, 2 किलो 600 ग्राम है। तो आपको पता है कि 1 किलो में क्या होता है, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 दोस्तों ग्राम होते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे और 600 और है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2600 दोस्तों ग्राम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि सेबों का भार कितना है। तो दोस्तों सेबों का भार देख लेते हैं, सेबों का भार, तो दोस्तों सेबों का भार हो जाएगा 1 किलो और 450 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है ना कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1450 ग्राम यहाँ पर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं दोस्तों नीला कलर कर लेता हूँ। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इनको घटाना है हमें, क्योंकि कह रहा है कि इसका भार ज़्यादा है कितना, तो सेबों का भार दोस्तों कम है आमों के भार से, तो 2600 ऊपर आपको लिखना है और दोस्तों यहाँ पर 1450 नीचे लिख लेना है। इसमें अंतर दोस्तों बता देना, तो 0 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हासिल ले लेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 5 तो दोस्तों 5 आएगा, यहाँ पर 5 रह गया, 5 से 4 अगर आप घटाएंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा और यहाँ पर तो कितना आ गया, 1150 दोस्तों ग्राम आ गया है। अब 1150 ग्राम में फिर से किलोग्राम में आपको चेंज करना है, तो 1 किलो आ जाएगा और 150 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 किलो 150 ग्राम, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में से इस तरह के शीर्षक हैं कि कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। दोस्तों ए ऑप्शन है कि कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, सी ऑप्शन है कि उन्हें अलग सा समझाने के लिए, या फिर दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। दोस्तों जो 46 क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाना है हमें। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 46 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कीमत दी गई है और यहाँ पर दोस्तों समय दिया गया है। तो समय दोस्तों हमेशा बढ़ता रहता है और कीमत जब बढ़ रही है तो इस तरीके से दोस्तों आपका ग्राफ बनेगा। कौन सा इस तरीके से दोस्तों ग्राफ होगा, तो यहाँ पर 47 जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके का भी हो सकता है और आपका दोस्तों
यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस तरीके का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों क्या है कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है और कीमत बढ़ती जा रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कीमत घट रही है, यहाँ पर दोस्तों बढ़ रही है और फिर घट रही है, यहाँ पर दोस्तों परमानेंट घट रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे दोनों। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपका यहाँ पर बढ़ते हुए कीमत दिखाया जा रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 से क्या है 5 से बड़ा है दोस्तों, अतः 3/7 जो है बड़ा होगा किससे, 3/5 से। दोस्तों यह क्या बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। बी ऑप्शन है रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, या फिर दोस्तों रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो 48 का दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, क्योंकि वो तुलना ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी भिन्न दोस्तों छोटी है कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, जैसे 3/5 दिया है और दोस्तों 3/7 दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर भिन्न जो है इनका हर आपको बराबर करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 7 से दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देनी है, और दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको 5 से गुणा कर देनी है। अब जिसका अंश ज़्यादा होगा वही दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 3/5 दोस्तों बड़ा है, जबकि रोहित क्या कह रहा है कि 3/7 बड़ा है, तो वो क्या नहीं पहचान पा रहा है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों अगर बच्चों को भिन्न की अवधारणा समझानी है तो शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। ए ऑप्शन है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, बी ऑप्शन है कि विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें B ≠ 0 होना चाहिए। दोस्तों जो 49 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आसपास की चीज़ें और वस्तुएं हैं उन्हीं में दोस्तों भिन्न और भागों की पहचान करना सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को भिन्न की अवधारणा समझाना। क्योंकि जो दैनिक चीज़ें होती हैं, दैनिक के यूज़फुल वाली हमारी चीज़ें हैं, उपयोग वाली जो चीज़ें हैं, उनसे अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो आसानी से सीख भी जाएंगे और उनको ज़्यादा दिनों तक वो दोस्तों याद रहेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। अब दोस्तों आपको ये पैटर्न देखना है, तो इसमें कितनी तीली लगी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब अगर एक पूरा त्रिभुज बनता है तो 6 तीलियाँ लगती हैं। फिर साइड में कितनी लग जाती हैं, 1 2 3 और 4। अब दोस्तों 4 साइड में लगती हैं और 6 बीच वाले में लगती हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या कह रहा है कि पैटर्न जो निरंतर जारी रहे वे 15वें चरण के लिए कितनी दोस्तों तीलियां आवश्यक होगी। तो आपको पता है कि दोस्तों 14 ऐसे जो होंगे त्रिभुज जिसमें 4 तीलियां होंगी, इसमें जैसे यहाँ पर 4 तीलियां होंगी, और दोस्तों कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि 6 तीलियां होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना है कि 14 ऐसे त्रिभुज होंगे जिसमें दोस्तों 4 तीलियां होंगी। तो 14 × 4 क्या हो जाता है दोस्तों, 56 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 6 एक ऐसा होगा, तो 56 में आपको क्या करना है, 6 और ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो दोस्तों ये 62 हो जाएगा। तो कुल तीलियां कितनी आ जाएंगी, 62। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे। और दोस्तों अगर फिर से रिमाइंडर मैं दे रहा हूँ कि अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मैथ की सीरीज़ करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो इनसे दोस्तों, क्योंकि मैथ के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं, अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे, मैं जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आप वो सारे अगर देख करके पेपर देने जाएंगे तो आपके 25 से 28 क्वेश्चंस आसानी से दोस्तों सही हो जाएंगे। अब दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। अब दोस्तों एक आयत मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों एक आयत है जैसे ये, तो क्या है दोस्तों, ये आयत है। अब इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई दोस्तों जो है उसकी आधी है। मतलब जो लंबाई है वो कितनी आपकी दे रखी है, तो दोस्तों लंबाई L दे रखी है
और जो चौड़ाई है वो दोस्तों आधी दे रखी है, मतलब कि 1/2L दे रखी है। अब दोस्तों क्या कह रहा है आगे कि इस आयत का परिमाप क्या होगा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, परिमाप निकालना है यहाँ से। यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, अब दोस्तों क्या कर दिया जाए, लंबाई को 2L कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई समान रखी जाए, मतलब चौड़ाई कितनी उतनी रखी जाए, ½ L। तो दोस्तों कह रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो आयत की लंबाई 2L हो गई और दोस्तों चौड़ाई L/2 आ जाएगी, क्योंकि ½ L का मतलब है L/2 यहाँ पर। तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस दोस्तों चौड़ाई होती है, जिसको हम वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 2L है और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, L/2 है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों कितना बन जाएगा, ये दोस्तों 4L होगा। 4L यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर 2 की इससे गुणा होती है दोस्तों, तो 2 × 2L और प्लस 2 × ½ L। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये दोस्तों 4L हो जाएगा और प्लस दोस्तों L, तो कितना आ जाएगा, 5L आ जाएगा। दोस्तों 5L आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसके दोस्तों ए ऑप्शन है कि इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। बी ऑप्शन है इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। सी ऑप्शन है कि यह एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। और दोस्तों डी ऑप्शन है कि इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ षटभुजाकार आधार दोस्तों होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों 4 अंक वाली दोस्तों जो संख्याएं हो सकती हैं 9 और 3 दोस्तों 0 हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर भी दे रखा है। अब दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों इस तरीके से 2, 1 और 2 दोस्तों चित्र बने हुए हैं। एक इकाई का 3/4 है, तो एक सही 1/2 क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमें लेट कर लेना है, मान लेना है जो इकाई का अंक है वो x है। तो इकाई का अंक जो दोस्तों जो है वो x है। दोस्तों यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, x का 3/4 हो जाएगा। और ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चित्र हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके बराबर है दोस्तों दे रखा। अब दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा और दोस्तों ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि जब बराबर के गुणे में इधर जाएगी तो भाग हो जाएगा, और जब भाग से फिर से गुणा में दोस्तों चेंज करेंगे तो जो हर होता है वो दोस्तों अंश में चेंज हो जाता है और अंश हर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 4 मतलब 8/3 दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सही 1/2 का करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 3 दोस्तों मिश्र जो ये है मिक्स फ्रैक्शन को हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, सामान्य भिन्न में। तो 2 × 2 3 दोस्तों 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 8/3 आया ही ऑलरेडी है, 8/3 आपको दे रखा है x की वैल्यू, और यहाँ पर दोस्तों 3/2 और है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 3 से 3 तो दोस्तों 4 ऐसे यहाँ पर आपको फिगर मिल जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 4, 9, 5, 3, 2 मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हजारवां मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों जो हजारवां मान होगा, क्योंकि ये सन्निकट पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 49,532 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या। तो
तो यहाँ पर इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश पोर्शन भी देख लेना कि उसमें महत्तम का क्या अर्थ दिया गया है, लार्जेस्ट नंबर दिया गया होगा। तो महत्तम संख्या का मतलब है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों ए वाला देख लेते हैं कि 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + 2 + 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है। बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 4 चौके 16 होता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 × 2 × 2 तो मतलब 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। और दोस्तों डी ऑप्शन है कि 2 × 2 मतलब 4 का स्क्वायर दोस्तों है, तो 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 256 होता है। तो आपको याद रखना है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी डी ऑप्शन हो जाएगा, जो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। अब 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखना है हमें। स्टेशन यहाँ पर दे रखा है, नई दिल्ली से फरीदाबाद और दोस्तों फिर मथुरा जाती है। तो बस एक क्या है 19:15 से चलती है और दोस्तों मथुरा कहाँ पहुँचती है दोस्तों 00:40 मतलब कि रात के 12:40 पर वो पहुंच जाती है और 7:15 पे चलती है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका कितना निकल आएगा, जो बस एक है तो बस एक का दोस्तों कितना घंटा निकलेगा, तो 5 घंटा आप सॉल्व कर लेना। 5 घंटा और दोस्तों कितने मिनट, तो 25 मिनट दोस्तों यहाँ पर निकलेगा। बस 2 जो है वो दोस्तों कितना समय ले रही है, तो 12:30 पर चलती है और 18:10 पर दोस्तों ये पहुंचती है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी दोस्तों 5 घंटा 40 मिनट दिखाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो बस 3 है उसका देख लेते हैं कि वो 16:45 मतलब 21:55 पे पहुँचती है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 घंटे 10 मिनट दोस्तों लगाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे कम समय कौन सा ले रहा है, तो बस 3 ले रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है। क्योंकि बच्चे जब सीख रहे होते हैं वहाँ पर त्रुटि करते हैं, तो यहाँ पर शिक्षक को एक त्रुटि मिली कि 1/2 + 1/3 = 2/5। दोस्तों बच्चे ने क्या किया है, ऊपर अंश को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है तो 2 हो गया है और 2 + 3 मतलब 5 हो गया है। तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ दिया। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए दोस्तों, तो वो क्या करेगा देख लेते हैं ऑप्शन में कि लघुत्तम समापवर्त लासा की अवधारणा को समझाने के लिए बच्ची की सहायता करेगा। बी ऑप्शन है कि बच्ची से कहे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। सी ऑप्शन है इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। डी ऑप्शन है कि प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने के लिए बच्ची की सहायता करें। तो दोस्तों जो 58 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बच्ची है वो लासा नहीं निकाल पा रही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 हो रहा है, वो डायरेक्ट जोड़ ले रही है। यहाँ पर इसका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम 2 और 3 का दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। सबसे पहले बच्ची को हमें ये बताना है कि आपको एलसीएम की अवधारणा उसको समझानी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक दिया जाए तो वह प्रभावी होता है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक देने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन है यह याच्छादित रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। बी ऑप्शन है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। सी ऑप्शन है कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। डी ऑप्शन है कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचने और सही उत्तर पर पहुंचने का प्रभावी युक्ति कौन सी हो सकती है। दोस्तों जो 59 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कक्षा में वो चर्चा का आयोजन कर सकता है, जिससे कि जितने भी बच्चे होंगे उन सभी को इस पर लाभ मिलेगा, सभी का जो फीडबैक है वो भी अच्छा होगा और उत्तरों तक पहुँचने में आसानी होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि एक शिक्षक आकार पढ़ाने मतलब साइज वो पढ़ा रहा है के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह से भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है कि यह गणित को रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए वह बेहतर अवसर होगा। डी ऑप्शन है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसके लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों डी का दोस्तों जो 60 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग होते हैं और दोस्तों भ्रमण जब बच्चे करेंगे तो वो आपसी संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये प्रीवियस ईयर का जो दोस्तों सीटेट में आया हुआ ये पेपर है दोस्तों, ये 2011 में सीटेट में आया हुआ प्रीवियस ईयर का पेपर था जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। दोस्तों अगर इसी तरीके के आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, इजी ही होते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से प्रीवियस ईयर ही पेपर आप लगा के जाएंगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आने वाली जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सीटेट के लिए। आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।